ज्ञान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये शक्ति है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सैन्य रणनीति की बात आती है, तो शायद ज्ञान और शक्ति का प्रदर्शन दोनों ही अहम हो जाते हैं। नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जिसने हाल ही में काफ़ी ध्यान खींचा है। वेनेजुएला के तट के पास अमेरिकी B-52 स्ट्रेटेजिक बमबर्षकों की तैनाती। जी। ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि दक्षिण कैरिबियन में बढ़ते अमेरिकी सैन्य दबाव और वेनेजुएला के साथ जो लगातार तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं, उसी कहानी का एक हिस्सा है। बिल्कुल। हमारी ये पड़ताल विभिन्न रिपोर्ट्स और जो भी जानकारियां उपलब्ध है उन पर आधारित है, जो हमें इस पूरे घटनाक्रम और इसके व्यापक संदर्भ को समझने में मदद करेंगी। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा मकसद है इस पूरी स्थिति को परत दर परत खोलना। ये तैनाती आखिर हुई क्यों, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, और सबसे अहम बात, इस मिशन में शामिल B-52 बमवर्षक, जिसे स्ट्रेटोफोर्ट्रेस भी कहते हैं, उसका ऐतिहासिक और तकनीकी महत्व क्या है। ये विषय निश्चित रूप से UPSC उम्मीदवारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खासकर अमेरिका वेनेजुएला संबंध, अमेरिकी विदेश नीति, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये वैश्विक घटनाक्रमों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य जानकारी के लिहाज से भी काफी प्रासंगिक है। चलिए, तो इस स्थिति को थोड़ा विस्तार से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या? हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 अमेरिकी बमवर्षक, जिन्हें कोड नेम बनी 01, बनी 02 और बनी 03 दिए गए थे, वेनेजुएला तट के नजदीक अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते हुए देखे गए। जी। इसके तुरंत बाद ये बमवर्षक पूर्व की ओर मुड़ गए और उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए जिसे वेनेजुएला माइकेशिया फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन या FIR कहता है। ये मूल रूप से हवाई यातायात नियंत्रण और सूचना के लिए परिभाषित एक क्षेत्र होता है। हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जोन। जी, ये अपने आप में एक ध्यान खींचने वाली गतिविधि थी। बिल्कुल। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये कोई अचानक या अकेली घटना नहीं है। असल में पिछले कुछ समय से दक्षिण कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अच्छा, किस तरह का जमावड़ा? इसमें देखिए, नौसेना के जहाज जैसे डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और पनडुब्बियां शामिल हैं। जहां तक हवाई ताकत की बात है, प्यूर्टो रिको से उड़ान भरने वाले F-35 स्टेल्थ फाइटर, MQ-9 रीपर ड्रोन, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान और कई अन्य प्रकार के विमान इस क्षेत्र में सक्रिय पाए गए हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिकी सदर्न कमांड, जिसे संक्षेप में USSOQM कहते हैं, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार है, या फिर अमेरिकी वायुसेना USAF ने आधिकारिक तौर पर इस विशेष B-52 तैनाती की कोई घोषणा नहीं की है। अच्छा, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया? जी नहीं, इस चुप्पी ने भी, आप कह सकते हैं, अटकलों को हवा दी है। तो अगर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, तो अमेरिका इस व्यापक सैन्य उपस्थिति का कारण क्या बता रहा है? कोई तो वजह बताई होगी। हाँ, अमेरिका का आधिकारिक पक्ष ये है कि ये सब नशीली दवाओं के कार्टल्स को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका दावा है कि ये कार्टल इस क्षेत्र का इस्तेमाल अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी के लिए करते हैं। ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन? हाँ, ये घोषित उद्देश्य जरूर है, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल पर्यवेक्षक इसे महज ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान से कहीं बढ़कर मान रहे हैं। इसे खुले तौर पर शक्ति प्रदर्शन यानी शो ऑफ फोर्स कहा जा रहा है। शो ऑफ फोर्स? जी, और इसकी टाइमिंग यानी जिस समय ये हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे समय में हुआ है जब तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने साफ संकेत दिए थे कि वो इस क्षेत्र में, पहले किए गए समुद्री हमलों से आगे बढ़कर बल प्रयोग करने का इरादा रखता है। अच्छा, तो यहाँ अमेरिकी रुख और उसकी हालिया कार्रवाइयों को थोड़ा और समझना जरूरी हो जाता है। तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने तो यहाँ तक दावा किया था कि अमेरिका और इन ड्रग कार्टेल्स के बीच अब एक तरह का सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हुए थे। अमेरिकी सेना के बयानों के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर ड्रग्स ले जा रही नौकाओं पर 5 हमले किए, जिनमें कुल 27 लोगों के मारे जाने की खबर थी। जी, और इन हमलों की कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कड़ी निंदा भी की थी, ये भी ध्यान रखना होगा।
बिल्कुल। और प्रशासन ने ये भी संकेत दिया कि कार्रवाई सिर्फ समुद्री हमलों तक सीमित नहीं रहेगी। राष्ट्रपति ने 15 अक्टूबर को इस बात की पुष्टि भी की थी कि उन्होंने CIA को वेनेजुएला में गुप्त ऑपरेशन करने की अनुमति दे दी है। गुप्त ऑपरेशन। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन जमीन पर भी नजर रख रहा है, लुकिंग एट लैंड, जिसका अर्थ ये लगाया जा रहा था कि शायद वेनेजुएला के क्षेत्र पर मिसाइल हमले भी हो सकते हैं। ये काफी गंभीर संकेत थे। हाँ, इसके साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक, जिसे कार्टेल ऑफ द सन्स कहा गया, उसका मुखिया बताया गया और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया गया। जी। एक और दावा ये भी किया गया कि वेनेजुएला जानबूझकर जेलों से, यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं से भी दोषियों को अमेरिका भेज रहा है। हालांकि कई विशेषज्ञों ने उस समय कहा था कि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए थे। हाँ, सबूतों का अभाव था इन दावों में। और जब तत्कालीन राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या CIA को मादुरो के हत्या का अधिकार दिया गया है, तो उनका जवाब था, मुझे लगता है कि वेनेजुएला गर्मी महसूस कर रहा है। ये बयान तो तनाव बढ़ाने वाला ही था। निश्चित रूप से। बिल्कुल। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वेनेजुएला की प्रतिक्रिया। वेनेजुएला इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। अच्छा। उनका कहना था कि जिन नौकाओं को अमेरिकी हमलों में निशाना बनाया गया, उनका ड्रग तस्करी से कोई लेना देना नहीं था। वेनेजुएला ने उल्टा अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो इन हमलों को देश में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज करवाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सत्ता परिवर्तन, ये आरोप भी गंभीर है। जी। इस बढ़ते दबाव के जवाब में वेनेजुएला ने भी अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया। राष्ट्रपति मादुरो के आह्वान पर हजारों की संख्या में आम वेनेजुएला नागरिक सिविलियन मिलिशिया यानी नागरिक सेना में शामिल हुए। नागरिक सेना? हाँ, सिविलियन मिलिशिया। खबरें थीं कि सैन्य बैरकों और यहां तक कि मोहल्लों में भी लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मादुरो ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का आदेश दिया और देश के पहाड़ों, तटों, स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों और बाजारों की रक्षा के लिए सेना, पुलिस और नागरिक मिलिशिया को एकजुट होने का आह्वान किया। मतलब वो भी पूरी तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जब वेनेजुएला ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपने F-16 लड़ाकू विमानों को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स के काफी नजदीक से उड़ाया था। अच्छा, F-16? जी हाँ। इसे अमेरिकी सेना के लिए एक सीधी चुनौती या अवज्ञा के संकेत के तौर पर देखा गया। तो ये सब मिलाकर एक बेहद तनावपूर्ण माहौल बनाता है। B-52 बॉम्बरशिपों की ये ताज़ा तैनाती इसी तनावपूर्ण पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां दोनों पक्ष अपनी सैन्य क्षमता और राजनीतिक इरादों का खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिर इस B-52 तैनाती की अलग-अलग व्याख्याएं क्या हो सकती हैं? मतलब क्या समझा जाए इसे? पर्यवेक्षकों का मानना है कि इसके दो मुख्य संभाव्य उद्देश्य हो सकते हैं। या तो यह वेनेजुएला को डराने, डिटरेंस का एक प्रयास है। हाँ, डराने का। उसे ये दिखाने के लिए कि अमेरिका क्या कर सकता है, या फिर ये जानबूझकर तनाव को और बढ़ाने, एस्केलेशन का संकेत है। जी, ये दो मुख्य बातें सामने आ रही हैं। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि अलग-अलग विश्लेषक इसे कैसे देख रहे हैं। द इन्फॉर्मेंट नाम से जाने जाने वाले एक जियोपॉलिटिकल विश्लेषक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तर्क दिया, जो पहले ट्विटर था। हाँ, X पर उन्होंने तर्क दिया कि इन बम वर्षकों का उड़ान पथ, यानी जिस रास्ते से वे उड़े, वो बताता है कि ये अभ्यास असल में वेनेजुएला के ठिकानों तक पहुंचने और उन पर मिसाइल हमले करने का एक दृश्य अनुकरण, विजिबल सिमुलेशन था। विजिबल सिमुलेशन? जी, उनका ये भी मानना था कि जिस तरह से इसे खुले तौर पर किया गया, उससे ये जाहिर होता है कि ये वेनेजुएला के सैन्य पर्यवेक्षकों के लिए एक जानबूझकर भेजा गया संदेश था। जानबूझ के दिखाया गया। बिल्कुल। कुछ अन्य विश्लेषकों का मानना था कि यह सीधे तौर पर राष्ट्रपति मादुरो को डराने का एक सोचा समझा प्रयास था। कुछ जगहों पर तो यहां तक कहा गया कि वेनेजुएला अमेरिका में नवगठित माने जा रहे युद्ध विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का पहला निशाना बन सकता है। हालांकि इस युद्ध विभाग के गठन की बात ज्यादातर अटकल ही थी। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, ये तो काफी आगे की बात लगती है। हाँ, ये अटकलें थीं। लेकिन इस घटना पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी सामने आया। इंटरनेशनल पीपल्स असेंबली, जो एक गैर लाभकारी जन आंदोलन होने का दावा करता है, उसने X पर लिखा,
अमेरिका नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रहा, ये कैरेबियन सागर और उसकी आबादी को आतंकित कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा, कैरेबियन में ट्रंप के हवाई हमलों से अब तक 27 लोग मारे जा चुके हैं। वेनेजुएला के लोगों को शाही धमकी से मुक्त संप्रभुता का अधिकार है। तो ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है। अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इस एक घटना यानी B-52 की तैनाती को कई अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। हाँ, कई पढ़ते हैं इसमें। जी, कोई इसे एक सोचा समझा सामरिक संकेत मान रहा है, कोई इसे केवल शक्ति का प्रदर्शन बता रहा है, कोई इसे राजनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका कह रहा है, तो कोई इसे सीधे सीधे साम्राज्यवाद का उदाहरण बता रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ से चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए अब खुद B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमान की बात करते हैं। ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, बल्कि दशकों से अमेरिकी वायु शक्ति का एक, क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित प्रतीक रहा है। आइकॉनिक कह सकते हैं। हाँ, आइकॉनिक। इसकी पहली उड़ान 1952 में हुई थी और ये 1955 से लगातार अमेरिकी वायुसेना USAF में सेवा दे रहा है। जी, 1955 से। ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि आज भी सेवा में मौजूद सबसे पुराने B-52 विमान 70 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सोचिए, 70 साल पुराना डिजाइन। जी हाँ, 70 साल। ये विमान हमारे दादा दादी के जमाने का है और आज भी अमेरिकी वायुसेना के 3 मुख्य रणनीतिक बमवर्षकों में सबसे पुराना है। लेकिन फिर भी इसे अमेरिकी बमवर्षक बेड़े की रीढ़ माना जाता है। अच्छा, अभी भी रीढ़? जी हाँ, मौजूदा जानकारी के अनुसार लगभग 76 B-52H मॉडल अभी भी सक्रिय सेवा में हैं और करीब 12 विमान रिजर्व स्टोरेज में रखे गए हैं। तो तकनीकी नजरिए से ये कैसा है? मतलब 70 साल पुराने डिजाइन में क्या खास बात है? तकनीकी नजरिए से देखें तो ये एक विशालकाय विमान है। इसके पंखों का फैलाव ही 185 फीट है। इसमें आमतौर पर 5 सदस्यों का चालक दल होता है: पायलट, सह पायलट, हथियार प्रणाली अधिकारी जो हथियार संभालता है। हाँ, फिर नेविगेटर जो रास्ता बताता है, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी जो दुश्मन के रडार और संचार को जाम करने या धोखा देने का काम करता है। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो इसका खाली वजन ही लगभग 83,250 किलोग्राम है और यह अधिकतम 2,21,330 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है, जिसमें भारी मात्रा में ईंधन और हथियार शामिल होते हैं। बाप रे, काफी भारी। हाँ, और इसकी विशाल ईंधन क्षमता लगभग 1,81,610 लीटर ही इसे हजारों किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता, वो तो वाकई प्रभावशाली होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। अपनी उम्र के बावजूद B-52 आज भी अमेरिकी वायुसेना का मुख्य रणनीतिक, परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने वाला मंच बना हुआ है। परमाणु भी? जी हाँ, परमाणु और पारंपरिक दोनों। USAF के किसी भी अन्य लड़ाकू जेट की तुलना में कहीं ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है, लगभग 32,000 किलोग्राम तक। 32,000 किलोग्राम? जी, इसमें पारंपरिक बम, रॉकेट, कई तरह की मिसाइलें, सटीक निर्देशित हथियार मतलब जो लेजर या GPS से निशाने पर लगते हैं, हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें ALCM और मिनिएचर एयर लॉन्च डिकॉय MALD भी शामिल हैं। अच्छा, ये MALD क्या होता है? ये छोटे नकली विमान जैसे होते हैं जो दुश्मन के रडार को भ्रमित करने के लिए छोड़े जाते हैं। समझ गई। और ये उड़ता कैसे है, कितनी ऊंचाई पर? यह विमान ध्वनि की गति से थोड़ा कम, जिसे उच्च सबसोनिक गति कहते हैं, पर 50,000 फीट यानी लगभग 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। 15 किलोमीटर मतलब जमीन से दिखेगा भी नहीं? आमतौर पर नंगी आंखों से नहीं दिखता। इसकी भारी हथियार क्षमता और तेज गति का संयोजन इसके हमलों को न सिर्फ शारीरिक रूप से विनाशकारी बनाता है, बल्कि दुश्मन पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी डालता है। हाँ, ये तो है। और यह दुनिया में कहीं भी स्थित अमेरिकी ठिकानों से, जैसे कि प्रशांत क्षेत्र के गुआम जैसे अड्डों से, बहुत लंबी दूरी के मिशनों को अंजाम दे सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने पुराने डिजाइन के बावजूद ये विमान आज भी सेवा में क्यों है, जबकि अमेरिका ने बाद में B-1 लैंसर और ज्यादा आधुनिक वो स्टेल्थ B-2 स्पिरिट जैसे बमवर्षक भी बनाए हैं? हाँ, ये सवाल लाजमी है। इसका एक मुख्य कारण है कि उच्च सबसोनिक गति पर इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा माना जाता है और इसे उड़ाने और रखरखाव की लागत, वो क्या कहते हैं, तुलनात्मक रूप से कम है। अच्छा, सस्ता पड़ता है? हाँ, बाकियों की तुलना में। इसी वजह से इन ज्यादा उन्नत बमवर्षकों के आने के बावजूद B-52 को लगातार अपग्रेड करके सेवा में बनाए रखा गया है। लेकिन क्या ये कम लागत, आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों, खासकर जो उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां हैं, उनके सामने पर्याप्त है? यह एक वैध सवाल है। देखिए, इसकी अपनी सीमाएं हैं।
खासकर दुश्मन के मजबूत हवाई सुरक्षा वाले क्षेत्र में घुसने के मामले में। लेकिन इसकी स्टैंड ऑफ क्षमता इसे आज भी प्रासंगिक बनाए रखती है। स्टैंड ऑफ क्षमता मतलब दूर से हमला करने की काबिलियत? जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी भूमिकाएं भी सिर्फ बमबारी तक सीमित नहीं हैं, ये काफी विविध हैं। ये समुद्री अभियानों में भी बहुत कारगर साबित हुआ है। समुद्री अभियानों में कैसे? यह बड़े समुद्री क्षेत्रों की निगरानी कर सकता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 2 B-502 विमान मिलकर सिर्फ 2 घंटे में लगभग 360,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री सतह की निगरानी कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा इलाका है। जी, ये क्षमता इसे नौसेना के लिए भी महत्वपूर्ण बनाती है, जिसे ये जहाजों पर हमला करने, एंटीशिप और समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने, माइन लेइंग जैसे अभियानों में सहायता कर सकता है। और जैसा आपने जिक्र किया स्टैंड ऑफ क्षमता का, ये B-52 को अमेरिका की वैश्विक स्ट्राइक क्षमता का एक अहम हिस्सा बनाती है, चाहे वो पारंपरिक हथियारों से हो या परमाणु हथियारों से। बिल्कुल। पारंपरिक युद्धों में ये कई तरह की भूमिकाएं निभा सकता है, जैसे रणनीतिक ठिकानों पर हमला करना, जमीनी सैनिकों को नजदीकी हवाई सहायता देना, जिसे क्लोज एयर सपोर्ट कहते हैं। क्लोज एयर सपोर्ट। दुश्मन की रसद और हवाई ताकत को बाधित करना, एयर इंटरडिक्शन। दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर हमला करना, ऑफेंसिव काउंटर एयर। और समुद्री ऑपरेशंस। तो इसका इतिहास भी काफी लंबा होगा इस्तेमाल का? जी हाँ, इसके ऐतिहासिक इस्तेमाल पर नजर डालें तो वो भी काफी लंबा और विविध रहा है। शीत युद्ध के दौरान इसने परमाणु हमले की धमकी देकर सोवियत संघ को, मतलब न्यूक्लियर डिटरेंट, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, शीत युद्ध में भी? हाँ, उस दौरान ये विमान अक्सर वॉर्सो पैक्ट देशों की सीमाओं और सोवियत संघ के समुद्री इलाकों के पास गश्त लगाते रहते थे। इसके बाद इसने वियतनाम युद्ध से लेकर पहले खाड़ी युद्ध और बाद के संघर्षों तक दुनिया के कई युद्ध क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। वियतनाम खाड़ी युद्ध? जी, और इसका उपयोग हाल के वर्षों में भी जारी रहा है। इसे मध्य पूर्व में ईरान पर नजर रखने और उसे डराने के लिए तैनात किया गया था। साथ ही यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमलों में अमेरिकी सेना की सहायता के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि ये विमान पिछले कई दशकों से कैरिबियन क्षेत्र में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में भी रुक-रुक कर शामिल होता रहा है। कैरिबियन में भी? मतलब ये तैनाती एकदम नई नहीं है उस इलाके में? पूरी तरह नहीं, लेकिन इस पैमाने पर और इस तनाव के माहौल में ये जरूर ध्यान खींचने वाली है। अब अगर हम इसे वापस वेनेजुएला के मौजूदा संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसकी प्रासंगिकता और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। कैसे? क्षमता तो हमेशा चिंताजनक होती है। बिल्कुल। दूसरी, इसमें लगने वाली AGM-86 जैसी क्रूज मिसाइलों की रेंज 1600 मील यानी लगभग 2500 किलोमीटर तक है। 2500 किलोमीटर? जी। इसका मतलब है कि ये विमान वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र से ही वेनेजुएला के अंदर के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अच्छा, बिना अंदर आए? हाँ, ये न सिर्फ वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक सीधी चुनौती है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है कि हमला कहीं से भी हो सकता है। जमीनी और समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ कई तरह के पारंपरिक हथियार ले जाने के अलावा ये स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइलों की पूरी लहरें एक साथ लॉन्च कर सकता है। मिसाइलों की लहरें? जी। इससे यह सवाल उठता है कि यदि भविष्य में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संघर्ष छिड़ता है तो क्या अमेरिकी वायुसेना पहले बड़े पैमाने पर हमला करने से पहले वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें ज्यादातर पुराने सोवियत या रूसी सिस्टम होने का अनुमान है, को दबाने या नष्ट करने के लिए B-52 का इस्तेमाल कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? इसकी क्षमताओं को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक वास्तविक सामरिक विकल्प है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि वेनेजुएला के पास B-52 बम वर्षकों की तैनाती कोई सीधी साधी घटना नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय मुद्दा है। जी, काफी जटिल है। इसमें एक तरफ अमेरिका की घोषित नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई का पहलू है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला के साथ गहराता हुआ राजनीतिक और सैन्य तनाव है। इसमें शक्ति का खुला प्रदर्शन भी है और साथ ही B-52 जैसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और आज भी बेहद शक्तिशाली सैन्य मंच की रणनीतिक भूमिका भी शामिल है। बिल्कुल सही। यह पूरा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भू राजनीति, सुरक्षा चिंताओं और रक्षा प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वालों के लिए, विशेष रूप से UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत करता है। हाँ, केस स्टडी के तौर पर बहुत अहम है। इससे हमें समकालीन वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल। यहाँ याद रखने योग्य मुख्य बातें ये हैं।
कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिका का बढ़ता सैन्य दबाव और उसके घोषित बनाम संभावित अघोषित उद्देश्य। इसके जवाब में वेनेजुएला का प्रतिरोध और उसकी रक्षात्मक तैयारियां। B-52 की तैनाती की जा रही विभिन्न व्याख्याएं। क्या ये सिर्फ एक संकेत है या डराने का प्रयास है या फिर जानबूझकर उकसावा है? और अंत में इस 70 साल पुराने बम वर्षक की आज भी बनी हुई रणनीतिक प्रासंगिकता। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कैसे आधुनिक भू राजनीति में सैन्य हार्डवेयर का प्रदर्शन और कूटनीतिक संदेश अक्सर एक साथ चलते हैं। हाँ, सैन्य शक्ति और कूटनीति का मेल। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ना चाहेंगे। क्या इस तरह के सैन्य शक्ति प्रदर्शन जैसे कि B-52 बम वर्षकों की तैनाती वास्तव में अपने घोषित लक्ष्यों जैसे कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना को प्राप्त करने में प्रभावी होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर इनसे अनपेक्षित परिणाम निकलने, तनाव के और ज्यादा बढ़ने और अंततः मानवीय लागत चुकाने का खतरा ज्यादा होता है? इस पर विचार किया जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन और वास्तविक समाधान के बीच संतुलन कहाँ है। सोचने वाली बात है। अगर आपको ये विश्लेषण और चर्चा ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी। इस विषय पर या यूपीएससी के तैयारी से जुड़े आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में उन्हें अवश्य साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि उन पर अगली चर्चाओं में बात कर सके। जरूर। अगली चर्चा तक नमस्कार। नमस्कार।